नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बीते दिनों एक निजी सर्वे कंपनी डेटा साइंस कंपनी पी वैल्यू एनालिटिक्स की ओर से NARI 2025 सीरीज के साथ एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया। जिसको लेकर राज्य महिला आयोग ने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण ना तो राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग ने कराया है और ना ही किसी अन्य सरकारी सर्वेक्षण संस्थान की ओर से किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस संबंध में आयोग स्तर से किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण कराए जाने का खंडन किया। तो वहीं दूसरी ओर अब इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के सर्वे के बाद महिला आयोग, पुलिस विभाग समेत अन्य विभागों ने आंकड़ों को सार्वजनिक किया तो बताया कि ये गलत है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बनाने में महिलाओं का अहम योगदान है और आज उत्तराखंड की महिलाएं हर क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सशक्त बन रही हैं। जो भी सर्वे कंपनी ने सर्वे किया होगा उसके आधार पर हमारी महिला आयोग ने, हमारे पुलिस विभाग ने, हमारे अन्य विभागों ने, महिला सशक्तिकरण विभाग ने अपने जो आंकड़े थे वो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। वो आंकड़े सत्य से परे हैं, इसलिए अगले दिन जिन अखबारों में इसका समाचार प्रकाशित हुआ था उसी अखबार में अगले दिन के सही आंकड़ों के साथ वो समाचार भी प्रकाशित हुआ। इस प्रकार की फैब्रिकेटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हमारी महिलाएं आज बहादुरी से आगे बढ़ रही हैं, एक से एक अच्छा काम कर रही हैं। उनके अंदर एक कौशल भी है, उनके अंदर अच्छी सामर्थ्य भी है और अच्छा परिश्रम भी है। तो निश्चित रूप से ऐसे समाचार और इस प्रकार के जो आकलन हैं जो बहुत ज़्यादा विस्तृत में होकर बहुत सूक्ष्म होते हैं, उससे महिलाओं का मनोबल टूटता है। जबकि हमारी महिलाओं ने हमेशा क्रांति की है उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने में, चलाने में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसमें हमारी मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। सरकार ने त्योहारों से पहले देशवासियों को तोहफा दिया है। जीएसटी परिषद की हालिया बैठक में 4 स्लैब वाली जीएसटी व्यवस्था को समाप्त कर 2 स्लैब 5% और 18% की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। इसे लेकर उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी परिषद में 4 स्लैब वाली जीएसटी व्यवस्था को खत्म कर 2 स्लैब कर दिया गया है। अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब रखा गया है। उसमें भी ज्यादातर सामानों को 5% के स्लैब में रखा गया। इसके अलावा कुछ वस्तुओं पर शून्य टैक्स और कुछ पर 40% टैक्स लगा दिया जाएगा। ये सभी सुधार 22 सितम्बर से लागू हो जाएंगे। मैं जीएसटी काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूँ कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज, मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन दिए, इसीलिए मैं धन्यवाद कहना चाह रही हूँ। इधर उधर के छोटे छोटे बात हो सकता है, मगर कंप्लीटली रेट रैशनलाइजेशन में सभी मंत्रीगण समर्थन दिए। एंड मैं इस विषय में आभार पहले व्यक्त करना चाह रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि पहले से ऑलमोस्ट फॉर 8-9 months he's been after me saying आप कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए। उसका इंटेंसिव वर्क किए। हमारे MOS कॉम्पनसेशन सेस के ऊपर शेयर कर रहे थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ही वर्कड वेरी हार्ड विद ऑल ऑफ देम। सम्राट चौधरी जी वर्कड ऑन द रेट रेशनलाइजेशन and not only the chair but the members of each of these GOM have worked very hard. I am absolutely appreciative of every one of the ministers. इस समय का मांग को समझ करके समर्थन दिए, इसलिए उन सबको मैं आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ। नई व्यवस्था में कृषि दवाइयां, व्यक्तिगत जीवन बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा में बड़ी राहत दी गई है। आम आदमी और मध्य वर्ग की वस्तुओं के लिए 18% और 12% से पूरी तरह से कटौती करके 5% कर दिया गया है। हेयर ऑयल और टॉयलेट साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वेयर, किचन वेयर और अन्य घरेलू सामान अब 5% पर है। जीएसटी के नए स्लैब में सबसे बड़ी राहत कॉपी, एक्सरसाइज बुक और ग्राफ बुक और लैब नोटबुक खरीदने वालों को मिलने वाली है। पुरानी टैक्स स्लैब को देखा जाए तो इन्हें खरीदने के लिए 12% टैक्स देना होता था, लेकिन अब ये शून्य कर दिया गया है। कॉपी, एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक और लैब नोटबुक खरीदने पर अब ग्राहकों को जीएसटी नहीं देना होगा।
देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को कहा था कि दीपावली से पहले वो उपहार देंगे, उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए योजनाएं लाएंगे, जीएसटी में संशोधन करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज़्यादा वस्तुओं पर, उत्पादों पर जिनको टैक्स से फ्री किया है, जीएसटी से फ्री किया है या उनमें संशोधन किया है। निश्चित रूप से ये किसानों के लिए भी तमाम प्रकार के उनके उपकरण खरीदने से लेकर तमाम चीज़ें उनके लिए सस्ती होने वाली हैं, उनके लिए सरल होने वाली हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से ये घोषणा की थी कि दीपावली से पहले देश की जनता को जीएसटी में संशोधन कर बड़ा उपहार दिया जाएगा, जिसके चलते अब 175 से अधिक उत्पादों को टैक्स से फ्री कर दिया गया है, जिससे अब किसानों और मध्य वर्ग को काफी लाभ पहुंचेगा। मध्यम वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन में एक नया मार्ग प्रारंभ होने वाला है और उन्होंने दशहरे से पहले ही जो दीपावली पर उन्होंने कहा था, दशहरे से पहले ही हमको 22 सितंबर से इस योजना का लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से हमारा देश तेजी से आगे बढ़ेगा, देश के हर वर्ग को उत्थान का अवसर मिलेगा और प्रधानमंत्री जी की ये सोच कि आम व्यक्ति का जीवन अच्छा हो, उसके जीवन में सभी प्रकार की साधन उपलब्ध हों, ये उस बात को चरितार्थ करता है कि अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये उस दिशा में बढ़ाया हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जीएसटी में बदलाव से कई चीजों पर टैक्स कम हो गया है। कई चीजें, ब्रेड और पनीर पर अब 0% टैक्स लगेगा। वहीं तंबाकू और लग्जरी कारों पर 40% सिन टैक्स लगने जा रहा है। रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी घटने से आम आदमी और मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। अब कई चीजें सस्ती होने वाली हैं। ज्यादातर चीजें अब 5% और 18% के टैक्स स्लैब में आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून में समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम बनाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 लाख बुजुर्गों के खाते में पेंशन की राशि जारी की जाएगी। वहीं कार्यक्रम में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। जहां एक और वर्ष 18 से अधिक आयु के 86,000 से अधिक दिव्यांगजनों को 1,500 रुपए की पेंशन हम प्रदान कर रहे हैं, वहीं 18 वर्ष से कम आयु के 8,000 से अधिक दिव्यांग बच्चों के भरण पोषण एवं देखभाल के लिए प्रतिमाह 700 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के दौरान दिव्यांग हुए लोगों को तीलू रोतोली पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1,200 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही 4 फुट से कम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को बौना पेंशन योजना के माध्यम से प्रतिमाह 1,200 रुपए की पेंशन भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की सहायता हेतु एक और जहां कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, बैसाखी, ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर जैसी सहायता सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 7,000 रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा संस्थानों का आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं, जहां उनके लिए ब्रेल पुस्तकों, डिजिटल लर्निंग टूल्स तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न शासकीय भवनों सहित सभी महत्वपूर्ण स्थलों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने का भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्हें परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क और रियायती दरों पर यात्रा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। यही नहीं, हम दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अभी तक 25,000 रुपए और आज आप सब लोगों की जो
आप लोगों ने मेरे समक्ष बात रखी है उसको हम 50,000 रुपये भी करने जा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस योजना से जुड़े एक सॉफ्टवेयर का भी लोकार्पण किया जाएगा, जिससे इस योजना का लाभ पारदर्शिता और सरलता के साथ जो हमारे पात्र लाभार्थी हैं उनको मिल सकेगा। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि कल ही देहरादून में प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जहां दिव्यांगजनों को, विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को ईयरली इंटरवेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दिव्यासा केंद्र में कृत्रिम अंग और अन्य उपकरण भी दिव्यांगजनों को उपलब्ध करवाए जाने का प्रबंध किया गया है। इन्हीं केंद्रों में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को भी सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारी सरकार आने वाले समय में ऐसे दिव्यासा केंद्र राज्य के अन्य समस्त जनपदों में खोलने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने राज्य में 1,02,000 से अधिक दिव्यांगजनों को यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके माध्यम से उन्हें विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ सरल और सुगम तरीके से प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर उन दक्ष एवं प्रतिभाशाली दिव्यांगजनों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा रहा है। मैं जब भी उस समारोह में सम्मिलित होता हूं, जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, तो मुझे ऐसी कई प्रेरणादायी शक्तियों से मिलने का सौभाग्य भी उस समारोह में मिलता है। वास्तव में उन सब से मिलकर ऐसा अनुभव होता है कि यदि इच्छा शक्ति किसी व्यक्ति के अंदर हो, इच्छा शक्ति यदि अटल हो, तो कोई भी चुनौती सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1,500 रुपये पेंशन प्रदान की जा रही है। हमने वृद्ध दंपतियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पहले आप सबको पता होगा कि मेरे से पहले के समय में ये जो वृद्धावस्था पेंशन थी वो परिवार में एक ही बुजुर्ग को मिलती थी, या तो पत्नी को मिलेगी या पति को मिलेगी, और कई बार इस पेंशन के कारण उन बुजुर्ग दंपतियों में आपस में झगड़ा भी हो जाता था कि मुझे मिल रही है, तुम्हें नहीं मिल रही, तुम्हें मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। भाइयों बहनों, हमने इस झगड़े को भी समाप्त करने का काम किया। और दोनों ही दंपतियों के लिए इस पेंशन का प्रावधान किया। आज इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 6 लाख वृद्धजनों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन की सीधे राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी जनपदों में वृद्धा आश्रमों की व्यवस्था को लगातार शुरू किया जा रहा है। अभी हमारे चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी में जनपद में ये आश्रम हमारे संचालित हो रहे हैं। उधम सिंह नगर में वृद्धा आश्रम, मॉडल वृद्धा आश्रम भारत सरकार के सहयोग से बनाया जा रहा है। देहरादून में रायवाला में ये आश्रम बनकर, भवन बनकर तैयार हो गया है। अन्य जनपदों में भी ये प्रक्रिया हमारी गतिमान है और हमारा ये प्रयास रहेगा। आज मैं आप सबके समक्ष यह भी कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में हम वृद्धा आश्रम बनाएंगे, और केवल बनाएंगे ही नहीं, उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको संचालित भी करवाएंगे। चमोली में थराली के मोपाटा में आपदा से भारी नुकसान हुआ है। पिछले दिनों सीएम धामी खुद ही मोपाटा पहुंचकर आपदा पीड़ितों से मुलाकात की थी और अब सीएम के आदेश पर जिला प्रशासन ने विधायक की मौजूदगी में राहत सामग्री के साथ ही सहायता राशि चेक का वितरण भी किया है। पिछले दिनों चमोली में थराली के देवाल विकासखंड के मोपाटा में बादल फटने से एक मकान जमींदोज हो गया था और इस घटना में एक दंपति तारा सिंह चौहान और उनकी धर्म पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं इस घटना में 2 अन्य घायल भी हुए थे।
थराली विधायक भोपाल राम टमटा, उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट समेत अन्य तहसील कर्मी सड़क मार्ग से 3 किलोमीटर की पैदल दूरी माप मोपाटा पहुंचे और प्रभावितों को ढाढ़स बधाया। विधायक टमटा के साथ ब्लॉक प्रमुख देवाल तेज प्रताप रावत, ज्येष्ठ प्रमुख दीपक सिंह भी प्रभावितों के बीच पहुंचे। कल रात्रि हम लोग जो है हमारा जो मोपाटा गांव है वहाँ पर गए थे और माननीय विधायक जी हमारे साथ थे। तो जो आपदा प्रभावित जो परिवार वहाँ पर था, तारा सिंह और उनकी फैमिली की ऊपर डेथ हुई थी, उनके जो पुत्र हैं उनको हमने जो आपदा राहत का चेक था वो उसमें वितरित किया। इसके अलावा कल रात्रि जो है मैंने अपनी टीम के साथ मोपाटा जो विलेज है, हमारा गाँव है आपदा प्रभावित, वहीं पर मैंने रात में वहीं गुजारी और जो वहाँ के जो आपदा प्रभावित जो पीड़ित परिवार थे उन परिवार के साथ मिला, उनके दुख दर्द को बांटा और क्षेत्र को देखा कि कहाँ कहाँ जो लैंडस्लाइड हुआ था उससे कहाँ कहाँ जो है कि कौन कौन से परिवार प्रभावित हुए थे। जैसे विक्रम सिंह खाती और उनकी फैमिली प्रभावित हुई थी, तो उनको हमने हेले एम्बुलेंस की मदद से जोलीघाट में भर्ती कराया गया है, तो उनका इलाज वहाँ पर जारी है। इसके अलावा कलम सिंह और उनकी फैमिली थी वो प्रभावित हुई है, उनसे मिला। तो इस तरह से पूरे जो एक क्षेत्र है मोपाटा जो क्षेत्र था उसको पूरा सर्वे किया। वहीं उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट ने भी आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचकर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया और आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित की। विधायक भोपाल राम टमटा और उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट ने इस घटना में मृतकों के परिजनों को राहत राशि चेक वितरित करने के साथ ही क्षतिग्रस्त मकान की मुआवजा राशि का चेक भी प्रभावित परिवार को दिया। हम पीड़ित परिवार के परिजनों से मिले और जो तारा सिंह और उनकी पत्नी का जो मलबे के नीचे दब करके असामयिक निधन हो गया था, निश्चित रूप से आज उनसे मिलने का मौका मिला तो देख करके बड़ा अफसोस हुआ कि 30-40 सालों से जहाँ वो रह रहे थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं दूसरी तरफ को। और सरकार की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने दोनों मृतकों के नाम से 5,05,000 रुपये का चेक और उनके पुत्रों को संयुक्त रूप से जो है, साथ ही जो मकान उनका पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था उसके लिए भी 5,05,000 का चेक अलग से दिया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। विधायक टमटा ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस आपदा की घड़ी में सरकार हर संभव मदद के लिए उनके साथ खड़ी है। वहीं उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट ने बुधवार की रात मोपाटा गांव में ही आपदा प्रभावितों के साथ गुजारी और आपदा प्रभावितों के दुख दर्द को बांटने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में एक तरफ जहां नदी नालों में उफान है तो दूसरी तरफ सैकड़ों से ज्यादा ग्रामीण सड़क मार्ग बंद है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा भूस्खलन उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहा है जिसे लेकर सरकार बड़ी बड़ी बातें करती रही है। चंपावत में एक सप्ताह से चंपावत पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है और पार्टी के नेता ही कार्यदायी संस्था पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उत्तराखंड में चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला के पास एक सप्ताह से बंद है, जिसके चलते चंपावत जनपद के पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ पिथौरागढ़ जनपद का संपर्क पूरी तरह कट गया है। राज्य के दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। सड़क मार्ग को लेकर काफी नाराजगी व्यक्त की। देखिए, लगातार पिछले 6 दिनों से यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 जिलों की चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन है, लगातार बंद है और जनता काफ़ी परेशान है। यात्री गणों के आने जाने का साधन नहीं है और आज थोड़ा सा मौसम खुलने के बाद हम लोगों ने तय किया कि वहाँ पर स्पॉट पर जाकर के स्वाला में जाकर के देखा जाए कि वास्तव में स्थिति क्या है। निर्माणदायी संस्था और कार्यदायी संस्था जिस प्रकार से काम कर रही है, जो निर्माण एजेंसी है उसकी मुझे लगता है कि घोर लापरवाही है। उन्होंने सही ढंग से इस पहाड़ का आकलन न करके एस्टिमेट वगैरह सही ढंग से नहीं बनाया।
बीजेपी सरकार के दर्जाधारी मंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से चंपावत जनपद के साथ ही पिथौरागढ़ का संपर्क भी कट गया है। निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्था काफी लापरवाही से कार्य कर रही है, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने में भी दिक्कतें पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि पूरे साल भर निर्माण कार्य कर रही संस्था काम नहीं करती है और बरसात के दिनों में ही डेंजर स्थानों पर छेड़छाड़ की जाती है। जिस पहाड़ पे इन्होंने ड्रिल करके जाली डाली, ऊपर प्लेन सरफेस बनाया, वह आज एक बारिश में ही सारा ध्वस्त हो गया। लगातार मलबा ऊपर से नीचे गिर रहा है। जितना नीचे से सफाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा मलबा ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इस संबंध में जो निर्माण करने वाली संस्था है उनके लोगों से भी बात हुई और हमने उनके उच्च अधिकारियों से कहा कि आप आइए, स्पॉट पर देखिए। महज 2-4 वर्क एजेंटों को भेज देने से यह रास्ता सुधरने वाला नहीं है। वहीं NH के एक्सियन मिस्टर दीपक जोशी जो अभी 6-7 दिन पहले ही आए हैं, उनसे वार्ता हुई। उनसे भी कहा हमने कि आप इसका विस्तृत अध्ययन करिए, युवा हैं आप, युवा जोश के साथ लगिए। श्याम नारायण पांडे का आरोप है कि लापरवाही का खामियाजा चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र के व्यापारियों के साथ ही आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मार्ग बंद होने से फंसे हुए सैकड़ों वाहन चालकों के लिए भी काफी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। एक सप्ताह से मार्ग बंद होने के कारण जिला मुख्यालय में आवश्यक वस्तुओं की भी कमी देखने को मिल रही है। और जो निर्माण एजेंसी है इसको थोड़ा सा टाइट करने की ज़रूरत है और इस पर मैं सोचता हूँ कि मैं उच्च स्तर पर बात करने के बाद मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से इस निर्माण एजेंसी की यहाँ पर कार्य पद्धति रही है यह जांच के घेरे में है। उन्होंने इस सड़क को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेकर के महज अपने हिसाब से दिल्ली में बैठे हुए, नोएडा में बैठ करके इसकी प्लानिंग की है। वह स्पॉट पर नहीं आए हैं। वह फिजिकली अगर आए होते तो शायद इस स्थिति को समझते। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।